नमस्कार, खबर दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। खबर दुनिया की यानी विश्व की सभी अहम खबरें आधे घंटे में आप तक। सबसे पहले नजर डालते हैं वैश्विक सुर्खियों पर। ताबड़तोड़ रूसी हमले का अब यूक्रेन का जोरदार पलटवार, मॉस्को समेत 9 क्षेत्रों को बनाया निशाना। एक महिला की मौत। रूस ने 144 यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराने का किया दावा। मॉस्को ने कहा पूर्वी यूक्रेन की कई और बस्तियों पर रूसी सेना का नियंत्रण। अमेरिका ने ईरान पर रूस को कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों की आपूर्ति का लगाया आरोप। ईरान पहले ही खारिज कर चुका है इन आरोपों को। अमेरिका की ईरान पर नए प्रतिबंध लगाने की तैयारी। फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन ईरान एयरलाइंस पर लगाएंगे प्रतिबंध। इजराइल का गजा में अभियान जारी। दक्षिणी गाजा के अल मवासी में हमास के कमांड सेंटर को ध्वस्त करने का दावा। हमले की जगह सुरक्षित घोषित करने के कारण यूएन ने इजराइल की कड़ी निंदा की। आईडीएफ ने कहा हिजबुल्लाह की विशेष इकाई का आतंकी ढेर। पहली बार टीवी डिबेट में आमने सामने होंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस। अर्थव्यवस्था, इमिग्रेशन, रूस यूक्रेन युद्ध समेत अनेक मुद्दों पर गर्मागर्म बहस की उम्मीद। अरबपति बिजनेसमैन एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने पहली निजी अंतरिक्ष यात्रा के लिए लॉन्च किया पोलरिस डॉन मिशन। 4 एस्ट्रोनॉट करेंगे दुनिया की पहली प्राइवेट स्पेस वॉक। और सबसे पहले खबरें यूरोपीय महाद्वीप से। यूक्रेन ने रूस पर बड़ा हमला किया है। यूक्रेन ने मॉस्को पर कम से कम 144 ड्रोन हमले किए, जिनको मार गिराने का दावा रूस ने किया है। रूस के पूर्वी यूक्रेन के 3 और गांवों को कब्जा करने का दावा है। तो वहीं ईरान द्वारा रूस को ड्रोन आपूर्ति की वजह से अमेरिका ने ईरान और रूस पर नए प्रतिबंधों की घोषणा की है। इस सबके बीच ब्रिटेन और अमेरिका के विदेश मंत्री अगले हफ्ते कीव का दौरा कर सकते हैं। रूस के कई दिनों के ताबड़तोड़ हमलों के बाद यूक्रेन ने जोरदार पलटवार किया है। यूक्रेन ने मॉस्को क्षेत्र पर 140 से अधिक ड्रोन से धावा बोल दिया। इस हमले में मॉस्को के पास एक महिला की मौत उस वक्त हो गई जब एक यूक्रेनी ड्रोन के अवशेष उस इमारत पर जा गिरे जहां वह रह रही थी। रूसी रक्षा मंत्रालय ने 144 ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। यूक्रेनी ड्रोन ने रात भर 9 क्षेत्रों को निशाना बनाया। रूस ने अकेले मॉस्को में 20 से अधिक ड्रोन को निष्क्रिय करने का दावा किया है। इन हमलों में 2 हाई राइज बिल्डिंग को भी नुकसान पहुंचा है। हमले के मद्देनजर 3 हवाई अड्डों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया, जबकि 48 उड़ानों को दूसरे हवाई अड्डों की ओर मोड़ दिया गया। आवासीय क्षेत्रों पर रात के हमलों को सैन्य कार्रवाइयों से नहीं जोड़ा जा सकता है। ये दुश्मन है। हमें ऐसे शासन की ऐसी अभिव्यक्तियों से खुद को बचाने के लिए विशेष सैन्य अभियान जारी रखना चाहिए। वहीं रूसी रक्षा मंत्रालय पूर्वी यूक्रेन के क्रास्नोहोर्विका शहर के साथ साथ डोनेट्स्क क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों में 3 गांवों पर नियंत्रण हासिल करने का दावा किया गया है। 16,000 की आबादी वाले क्रास्नोहोर्विका में पिछले कई हफ्तों से युद्ध की स्थिति अपेक्षाकृत अपरिवर्तित बनी हुई है। कुल मिलाकर सितंबर के 8 दिनों और पूरे अगस्त की बात करें तो लगभग 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को मुक्त कराया जा चुका है। उधर ब्रिटेन के दौरे पर पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा रूस को ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों की खेप मिल गई है। उन्होंने आने वाले हफ्तों में इसके इस्तेमाल किए जाने की आशंका जताई। उन्होंने इसे यूरोप की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बताया है। साथ ही उन्होंने ईरान पर नए प्रतिबंध की भी घोषणा की। हालांकि ईरान पहले ही इन आरोपों को खारिज कर चुका है। उनके पास पहले से ही बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, लेकिन जो विशेष ईरानी मिसाइलें उन्हें मिल रही हैं, उनकी एक निश्चित सीमा है। ईरान पर नए प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं।
हालांकि यूक्रेन ने कहा कि सिर्फ प्रतिबंध लगाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि रूसी क्षेत्र को निशाना बनाने के लिए पश्चिमी हथियारों के उपयोग की भी अनुमति मिलनी चाहिए। इस बीच ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने अपने अमेरिकी समकक्ष के साथ अगले हफ्ते कीव जाने की भी घोषणा की है। हम क्रेमलिन के अवैध युद्ध के लिए अधिक ईरानी समर्थन का एक परेशान करने वाला पैटर्न देख रहे हैं। इस बीच यूक्रेन ने जुलाई में बच्चों के एक अस्पताल पर हुए हमले का आदेश देने के लिए रूसी वायुसेना के एक वरिष्ठ कमांडर पर संदेह जताया है। घोषणा के तुरंत बाद यूक्रेन की एसबीयू सुरक्षा सेवा ने संदिग्ध की पहचान लेफ्टिनेंट जनरल सरगेई कोबिलाश के रूप में की। मार्च में आईसीसी ने कोबिलाश के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। उस समय उन पर यूक्रेन की ऊर्जा प्रणाली पर हमले का आदेश देने सहित युद्ध अपराधों का संदेह जताया गया था। इस बीच ब्रिटेन ने ईरान पर 7 और रूस पर 3 नए प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। नीदरलैंड की एक अदालत ने 2 पाकिस्तानी नागरिकों को एक दक्षिणपंथी नेता की हत्या के लिए उकसाने के आरोप में सजा सुनाई है। पाकिस्तानी धर्मगुरु अशरफ जलाली और तहरीके लकैब पाकिस्तान पार्टी के नेता साद रिजवी को धुर दक्षिणपंथी नेता गीट वाइल्डर्स की हत्या के लिए उकसाने का दोषी मानते हुए 4 साल की सजा सुनाई गई। हालांकि नीदरलैंड और पाकिस्तान के बीच प्रत्यर्पण संधि न होने की वजह से सजा को तामील करने में अभी कई अड़चनें हैं। नीदरलैंड की एक अदालत ने 2 पाकिस्तानी नागरिकों साद रिजवी और अशरफ जलाली को धुर दक्षिणपंथी नेता गीट वाइल्डर्स की हत्या के लिए उकसाने का दोषी ठहराया है। अशरफ जलाली और साद रिजवी की अनुपस्थिति में उन पर मुकदमा चलाया गया। 56 वर्षीय अशरफ जलाली को अपने अनुयायियों को वाइल्डर्स को मारने के लिए उकसाने के आरोप में 14 साल जेल की सजा सुनाई गई है। उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा कि वाइल्डर्स को मारने के लिए उन्हें परलोक में पुरस्कृत किया जाएगा। अपने फैसले में न्यायाधीशों ने कहा कि जलाली ने एक धर्म गुरु के रूप में अपने अधिकार का दुरुपयोग किया और उनके अनुयायियों ने संभवतः उनकी अपील को गंभीरता से लिया होगा। उन्होंने फैसले में कहा कि जलाली की अपील का उद्देश्य आतंकवादी था और न केवल वाइल्डर्स बल्कि सामान्य तौर पर डच राजनीतिक जगत को निशाना बनाया गया था। जबकि तहरीके लब्बैक पाकिस्तान पार्टी के 29 वर्षीय नेता साद रिजवी को वाइल्डर्स को मारने के लिए अनुयायियों को उकसाने के आरोप में 4 साल जेल की सजा सुनाई गई है। रिजवी पर पाकिस्तानी क्रिकेटर खालिद लतीफ की पिछली टिप्पणियों की प्रशंसा करने का आरोप लगाया गया था। न्यायाधीशों ने वाइल्डर्स की हत्या के लिए उकसाने के लिए लतीफ को 12 साल जेल की सजा सुनाई। सितंबर 2023 में धुर दक्षिणपंथी नेता ने इस्लाम के पैगंबर की कार्टून प्रतियोगिता आयोजित करने की कोशिश की थी। हालांकि बाद में इन प्रतियोगिताओं को रद्द कर दिया गया था। वाइल्डर्स की पार्टी स्पष्ट रूप से चुनाव जीतने के बाद इस साल पहली बार सरकार में शामिल हुई है। कट्टरपंथियों द्वारा मौत की धमकियों के कारण वे पिछले 20 सालों से कड़ी सुरक्षा में रह रहे हैं। अदालत के फैसले के बाद गीट वाइल्डर्स ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि मुझे उम्मीद है कि उन्हें नीदरलैंड में प्रत्यर्पित किया जाएगा और दोषी ठहराते हुए जेल भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि इस्लाम के पैगंबर के कार्टून बनाना और दिखाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सवाल है। नीदरलैंड की पाकिस्तान के साथ कोई प्रत्यर्पण संधि नहीं है, इसलिए इस बात की संभावना बेहद कम है कि एम्स्टर्डम की अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए इन दोनों व्यक्तियों को किसी प्रत्यर्पण का सामना करना पड़ेगा। और अब ये रुख करते हैं एशिया महाद्वीप की ओर। पश्चिम एशिया में इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है। मंगलवार को आईडीएफ ने दक्षिणी गाजा के अल मवासी इलाके पर हमला किया, जिसमें 40 लोगों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। इस बीच इजराइल ने हिजबुल्लाह की विशेष इकाई के सदस्य मोहम्मद कासिम अल शैर को मार गिराया है। हिजबुल्लाह ने भी इसकी पुष्टि की है। आने वाले दिनों में इजराइल और हमास युद्ध और तेज हो सकता है। गाजा में इजरायली सेना का अभियान लगातार जारी है। मंगलवार को आईडीएफ ने दक्षिणी गाजा के जिस जगह को निशाना बनाया वहां बड़ा गड्ढा हो गया। इस इलाके को मानवीय क्षेत्र घोषित किया गया है, जहां सैकड़ों लोगों ने शरण ले रखी है।
हमले के बाद शिविर में आग लग गई और कई लोग रेत के नीचे दब गए। हालांकि आईडीएफ ने इस हमले में आतंकी संगठन हमास के कमांड सेंटर को निशाना बनाने का दावा किया है। इजराइल का कहना है कि अल मवासी मानवीय क्षेत्र जरूर घोषित किया गया है, लेकिन यहां हमास ने घुसपैठ कर ली है। हालांकि हमास ने इस दावे को खारिज कर दिया है। हमास का कहना है कि उसका एक भी सदस्य वहां मौजूद नहीं है। हमले में करीब 40 लोगों के मारे जाने की बात कही जा रही है। संयुक्त राष्ट्र के पश्चिम एशिया के शांति दूत ने घनी आबादी वाले सुरक्षित क्षेत्र पर इजरायली हमले की कड़ी निंदा की है। साथ ही ये भी कहा है कि नागरिकों को कभी भी मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। इस बीच रक्षा मंत्री यो गैलेंट ने कहा है कि सेना गाजा में अपना मिशन पूरा करने के करीब है और इसके बाद उसका ध्यान लेबनान के साथ देश की उत्तरी सीमा पर होगा। वहीं इजराइल ने हिजबुल्लाह के एक सदस्य को मार गिराने का दावा किया है। इजरायली सेना ने कहा है कि ड्रोन हमले में हिजबुल्लाह की विशेष इकाई का आतंकी मोहम्मद कासिम अल शेर को ढेर कर दिया गया है। अल शेर उस समय मारा गया जब एक ड्रोन ने उसकी मोटरसाइकिल को निशाना बनाया जिस पर वो सवार था। हिजबुल्लाह ने भी इसकी पुष्टि की है। इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने पिछले हफ्ते वेस्ट बैंक में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान एक तुर्की अमेरिकी नागरिक की मौत को अकारण और अनुचित बताया है। इजरायली सेना की गोलीबारी में शुक्रवार को 26 साल की इस महिला की सिर में गोली लगने से मौत हो गई थी। तुर्की अमेरिका की दोहरी नागरिकता वाली आयसेनूर एक्जीईगी नाब्लस के पास बेटा कस्बे में नई यहूदी बस्ती बनाने के खिलाफ प्रदर्शन में हिस्सा ले रही थीं। उनकी हत्या अकारण और अनुचित दोनों थी। विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के लिए किसी को भी गोली मारकर हत्या नहीं की जानी चाहिए। हालांकि इजराइल ने कहा है कि मामले में गठित जांच समिति की रिपोर्ट में बताया गया है कि महिला को संभवतः अप्रत्यक्ष और अनजाने में निशाना बनाया गया। इस बीच यूरोपीय आयोग के विदेश नीति के प्रमुख जोसेफ बोरेल ने कहा है कि अगर समय रहते अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने उचित कार्रवाई नहीं की तो वेस्ट बैंक नया गाजा बन जाएगा। एक नया मोर्चा खोला जा रहा है जिसका स्पष्ट उद्देश्य वेस्ट बैंक को एक नया गाजा बनाना है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की कार्रवाई के बिना वेस्ट बैंक एक नया गाजा बन जाएगा। उधर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि उत्तरी गाजा जाने वाले सहायता ट्रकों की मंजूरी मिलने में लगातार कमी होती जा रही है। पिछले महीनों की तुलना में अगस्त में इन अनुरोधों को खारिज करने की संख्या लगभग दोगुनी हो गई है। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए खबर दुनिया की। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH हाथ धो कर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। भैया घर का किराया देना था, कुछ पैसे। इस महीने तो गाड़ी की EMI जानी है ना, अगले महीने पक्का। चलता हूँ। आपके बाद फैमिली को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुख करते हैं अमेरिकी महाद्वीप की ओर। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में लोगों की जबरदस्त दिलचस्पी प्रेसिडेंशियल डिबेट में होती है। 28 जून को पहली डिबेट में डोनाल्ड ट्रंप और बाइडेन आमने सामने थे, तो अमेरिका के समयानुसार आज मंगलवार रात 9 बजे डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस आमने सामने होंगे। आइए आपको रूबरू कराते हैं इस दिलचस्प मुकाबले की कुछ खासियत से। अमेरिका में 5 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। मंगलवार को स्थानीय समयानुसार रात 9 बजे दोनों प्रमुख पार्टियों डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन के उम्मीदवार कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप टीवी डिबेट में
आमने सामने होंगे। दोनों नेताओं के बीच ये पहली और शायद एकमात्र टीवी डिबेट होगी। इस डिबेट का होस्ट एबीसी न्यूज मीडिया है। अमेरिका के लोगों को इस डिबेट का बेसब्री से इंतजार है। मुझे लगता है यह बहुत रोमांचक बहस होगी। इसे लेकर लोगों में भारी उत्सुकता है। लोग इस बहस के आधार पर ही तय करते हैं कि किसे वोट देना है। इससे पहले 28 जून को हुई पहली लाइव टीवी डिबेट में ट्रंप और राष्ट्रपति जो बाइडेन आमने सामने थे। इस डिबेट को CNN ने कराया था। डिबेट की शुरुआत से ही ट्रंप भारी पड़ते दिखे थे। इसके बाद जो बाइडेन ने राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ से अपना नाम वापस ले लिया था। फिर कमला हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रत्याशी बनी। दरअसल अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले उम्मीदवारों के बीच अहम मुद्दों पर बहस कराए जाने की परंपरा है, ताकि इसके आधार पर मतदाता उम्मीदवारों को लेकर अपनी राय कायम कर सकें। चुनाव से पहले प्रत्याशियों के बीच 2 से 3 बहस होती है। अमेरिकी इतिहास की पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट 1960 में डेमोक्रेटिक पार्टी के जॉन एफ कैनेडी और रिपब्लिकन पार्टी के रिचर्ड निक्सन के बीच हुई थी। कमला हैरिस और ट्रंप के बीच होने वाली बहस के एबीसी न्यूज के एंकर डेविड मुइर और लिंडसे डेविड मॉडरेटर होंगे। ये बहस 90 मिनट चलेगी। इस दौरान स्टूडियो में ऑडियंस नहीं होगी। डिबेट से पहले दोनों प्रत्याशियों के बीच टॉस कराया जाता है। टॉस जीतने वाले उम्मीदवार के पास 2 ऑप्शन होते हैं कि वो पोडियम के किस तरफ खड़ा होगा, लेफ्ट या राइट, या फिर डिबेट के अंत में क्लोजिंग रिमार्क्स देगा। डिबेट के दौरान अर्थव्यवस्था से लेकर इमिग्रेशन, गर्भपात कानून, रूस यूक्रेन युद्ध, इजराइल हमास संघर्ष, विदेश नीति समेत दूसरे अहम मुद्दों पर गर्मा गर्म बहस होने की उम्मीद है। पिछली ट्रंप और बाइडेन के बीच डिबेट में दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर निजी हमले करते हुए गंभीर आरोप लगाए थे। ट्रंप ने बाइडेन को चीन से पैसा मिलने का आरोप लगाया, तो वहीं बाइडेन ने ट्रंप को पोर्न स्टार मामले को लेकर घेरा। मुझे लगता है यह कमला हैरिस के लिए एक परीक्षा होगी। वो ट्रंप के हमले को कैसे संभालेंगी, और मुझे लगता है कि दोनों उम्मीदवार एक दूसरे पर जोरदार हमला करने की कोशिश करेंगे। प्रेसिडेंशियल डिबेट में हार जीत का फैसला उम्मीदवार के प्रदर्शन, जवाब देने की टाइमिंग, सेंस, एक्यूरेसी और चेहरे के हाव भाव के आधार पर किया जाता है। इस पर न्यूज चैनल और पॉलिटिकल एक्सपर्ट अपनी राय देते हैं। डिबेट के बाद चैनल और सर्वे एजेंसियां ओपिनियन पोल कराती हैं। फिर उसके बाद नतीजे बताए जाते हैं। सोशल मीडिया से भी पता चलता है कि डिबेट में किसका पलड़ा भारी रहा। अमेरिका में उपराष्ट्रपति चुनाव की डिबेट 1 अक्टूबर को होगी। तो अमेरिकन इस शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं इस प्रेसिडेंशियल डिबेट की। बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक की। देखते रहिए डीडी न्यूज। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। मुथूट फाइनेंस ने सदियों से आपके भरोसे को कायम रखा है और हमेशा रखेंगे। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अब आइए आपको दिखाते हैं दुनिया का दिल। निजी एजेंसी स्पेसएक्स ने अपने मिशन पोलरिस डॉन को लॉन्च कर दिया है। लॉन्चिंग कैनेडी स्पेस स्टेशन से फॉल्कन 9 रॉकेट की मदद से अमेरिका के समयानुसार सुबह 5:23 पर किया गया। स्पेसएक्स ने इस अपने कार्यक्रम को प्लेटफॉर्म ट्विटर पर लाइव स्ट्रीम भी किया। एक्स प्लेटफॉर्म पर इसे लाइव स्ट्रीमिंग की गई। 12 सितंबर को इस मिशन में शामिल अंतरिक्ष यात्री पहली बार किसी कमर्शियल स्पेसक्राफ्ट से स्पेस वॉक भी करेंगे। पोलरिस डॉन स्पेसएक्स और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी फर्म शिफ्ट 4 पेमेंट्स के अरबपति संस्थापक जेरेड इसाकमैन के दिमाग की उपज है।
इन्होंने सितंबर 2021 में इंस्पिरेशन 4 मिशन के साथ अंतरिक्ष में अपना पहला कदम रखा था। इस मिशन में जेरेड इसाक साथ में गए हैं और उनकी इस यात्रा का उद्देश्य पहली बार निजी तौर पर अंतरिक्ष में चहलकदमी करना है। मंगलवार को 4 निजी अंतरिक्ष यात्रियों ने स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन कैप्सूल में अंतरिक्ष की ओर उड़ान भरी। इसके तहत स्पेसएक्स कंपनी का 5 दिवसीय पोलारिस डॉन मिशन की शुरुआत हो गई है। इसका उद्देश्य नए स्पेस सूट डिजाइनों का परीक्षण करना और दुनिया की पहली निजी स्पेस वॉक करना है। इस मिशन में 4 एस्ट्रोनॉट ने फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी। इसके तहत एस्ट्रोनॉट मिशन के तीसरे दिन पृथ्वी से 700 किलोमीटर ऊपर स्पेस वॉक करेंगे। ये वॉक करीब 15 से 20 मिनट की होगी। हालांकि इस पूरी प्रोसेस में करीब 2 घंटे का समय लगेगा। यह क्रू ड्रैगन का अब तक का 5वां और सबसे जोखिम भरा निजी मिशन है। गौरतलब हो कि ये मिशन पहले 27 अगस्त को लॉन्च किया जाना था, लेकिन हीलियम गैस के लीक होने के कारण इस मिशन को टालना पड़ा था। इस मिशन के दौरान ड्रैगन कैप्सूल उस ऊंचाई तक जाने का प्रयास करेगा जहां अपोलो प्रोग्राम के बाद से अब तक कोई नहीं गया। यहाँ 2 एस्ट्रोनॉट पहली प्राइवेट स्पेस वॉक करेंगे। इस दौरान वो स्पेस एक्स के डेवलप्ड EVA सूट भी पहनेंगे। इस मिशन के दौरान ह्यूमन हेल्थ से जुड़ी 36 रिसर्च स्टडी और एक्सपेरिमेंट भी किए जाएंगे। बता दें कि पहला अमेरिकी स्पेस वॉक साल 1965 में जेमिनी कैप्सूल पर हुआ था। साल 2000 के बाद से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर लगभग 270 और बीजिंग के तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन पर 16 चीनी अंतरिक्ष यात्री हैं। और अब आइए आपको दिखाते हैं विश्व संस्कृति की झलक। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से यूक्रेन ही नहीं रूस से भी बड़ी संख्या में लोग पलायन कर रहे हैं और दूसरे देशों में शरण ले रहे हैं। सर्बिया और रूस के प्राचीन सांस्कृतिक धार्मिक संबंधों से बड़ी वजह से रूसी नागरिक शांति की तलाश में बेलग्रेड में अपना आशियाना बना रहे हैं। 20 लाख की आबादी वाले बेलग्रेड में अप्रवासी रूसी नागरिकों ने अपनी छोटी मोटी बस्ती बना ली है। रूस यूक्रेन के बीच करीब 2.5 साल से युद्ध जारी है। युद्ध भड़कने के बाद सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि रूसी नागरिक भी शांति की तलाश में दूसरे देशों में शरण लिए हुए हैं। मॉस्को से 1600 किलोमीटर दूर सर्बिया रूस छोड़ने वालों का एक बड़ी पसंद बनकर उभरा है। रूस यूक्रेन के बीच लगातार हो रहे हमलों और जान माल के नुकसान से बचने के लिए हजारों रूसी नागरिकों के यहाँ आने से सर्बिया मानो मिनी रूस बन गया है। सर्बिया की संस्कृति और परंपरा की सौंधी महक से आकर्षित होकर हजारों युद्ध विरोधी रूसी लोग यहां आकर बस गए हैं। रूस के बम धमाकों की आवाज से इतर ये सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड का खूबसूरत नजारा है, जहां तपती गर्मी की सुबह के बीच रूस से आया हुआ एक पेशेवर आइस स्केटर वादिम मोरस बेहद ही रोमांचक अंदाज में न केवल स्केटिंग कर रहा है बल्कि इसके जरिए उन्हें यहाँ एक बेहतर रोजगार भी मिला है। तो खबर दुनिया के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।